नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी योगी के गढ़ में प्रियंका की प्रतिज्ञा की, सपा की ओर से किए गए बीजेपी में बड़ी सेंधमारी के दावे की। जानेंगे क्या कांग्रेस का प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव। दल बदलने वाले नेताओं को क्या है कांग्रेस का संदेश। बात करेंगे बंगाल में बीजेपी की बढ़ती परेशानी की, राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में बिगड़ती भारत की छवि की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वैक्सीन की कीमत घटाने को तैयार हुई जायडस कैडिला। जाइकोव डी टीका की एक खुराक की कीमत 265 रुपए रखने को तैयार हुई कंपनी। सरकार ने कंपनी से की बातचीत। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से हुए डिस्चार्ज, महीने की शुरुआत में हुए थे भर्ती। सीबीआई ईडी को लेकर अखिलेश का कांग्रेस बीजेपी पर निशाना। कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने हमारे खिलाफ लगाई सीबीआई, अब वो ही काम कर रही है बीजेपी। चुनाव आयोग ने किया केरल और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान। 29 नवंबर को दोनों राज्यों की एक एक राज्यसभा सीट के लिए होगा मतदान। 29 को ही आ जाएगा नतीजा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की आज गोरखपुर प्रतिज्ञा रैली में जन सैलाब उमड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पहुंची प्रियंका ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगभग हर मुद्दे को छुआ। उन्होंने 3 कृषि कानूनों से लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और यूपी में महिलाओं की परेशानी, बेरोजगार युवा और जर्जर स्वास्थ्य सुविधा पर सवाल खड़े किए। गोरखपुर प्रतिज्ञा रैली में मंच पर माइक थामते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी योगी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। प्रियंका ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की ही टीम है, लेकिन मैं विपक्षियों को बताना चाहती हूं कि जान दे सकती हूं, लेकिन भाजपा का सहयोग नहीं कर सकती। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पिछले 2 सालों में मैं यूपी में काफी घूमी हूं। ये जाना है कि ये आस्था का देश है। हम देश, धरती, धर्म और नेताओं में आस्था रखते हैं। जब हम नेताओं में आस्था रखते हैं तो ये जो लोग कह रहे हैं वो निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं तो बताया जाता है कि बहुत काम हुआ है, विकास हो गया, तो आस्था की वजह से लगता है कि विज्ञापन दिया है तो कहीं ना कहीं विकास हुआ ही होगा। पीएम कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं, तो लगता है कि इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, लेकिन जब देखते हैं तो कहीं पर भी बीजेपी का विकास नहीं दिखता। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, मैं अमित शाह का बयान सुन रही थी। वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज बाहुबलियों को ढूंढना होता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास अजय मिश्र खड़े थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि दूरबीन छोड़िए, चश्मा लगाइए। प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाएं समझदार होती हैं, महिलाओं में लड़ने की क्षमता होती है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुआ है, लेकिन जब राजनीति में और महिलाएं आएंगी तो हम हर अत्याचार का सामना करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब पीएम मोदी 8,000 करोड़ के विमान में इटली जाते हैं तो लगता है कि शायद पीएम हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं जाती हूं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में जो कुछ भी हासिल किया उसे केंद्र की मोदी सरकार ने 7 सालों में समाप्त कर दिया। हमारी 70 सालों की मेहनत को केंद्र सरकार ने बेकार कर दिया। आखिर में प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए जनता की लड़ाई लड़ने का वादा किया। अब देखना होगा कि जनता क्या ये जिम्मेदारी भविष्य में कांग्रेस को देती है या नहीं। प्रियंका गांधी की सक्रियता ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। प्रियंका बीजेपी के मजबूत किले को ही निशाने पर लिए हुए हैं, तो वहीं एसपी भी बीजेपी की किलेबंदी में सेंधमारी में लगी हुई है। शनिवार को ही एक बीजेपी विधायक ने सपा का दामन थामा था और अब सपा ने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। अगर मामला पूरे तरीके से सेट हो गया तो अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बीएसपी के भी 5 से 6 विधायक एसपी में आने के लिए दस्तक दे रहे हैं। ये दावा है समाजवादी पार्टी का। सपा का दावा है कि पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दूसरे दलों के कई विधायक समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, जिसमें से कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं जो 3 हफ्ते पहले दिल्ली में एक पूर्वांचल के सांसद से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद से सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया।
कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बात बनते ही ये लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जिसमें से बीजेपी के 10 से 12 और बीएसपी के 5 से 6 विधायक लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि उनकी पार्टी उन सभी लोगों का स्वागत करती है जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अपना वास्ता रखते हैं। चौधरी कहते हैं कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के संपर्क में बहुत से बड़े नेता हैं जो जल्द ही उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के कई विधायक हैं जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कई विधायक योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और वो सपा के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी हर किसी को शामिल नहीं करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को ही दूसरे दलों के 7 विधायकों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें बीएसपी के 6 विधायकों के अलावा सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी शामिल हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी के 10 से 12 विधायक सपा में जा सकते हैं, ये दावा सपा नेता राजेंद्र चौधरी का है, लेकिन सपा संरक्षक किधर जाएंगे, इसे लेकर भी कई तरह के दावे हो रहे हैं। सपा दूसरे दलों में तो सेंधमारी की कोशिश कर रही है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव का परिवार एकजुट रहेगा या फिर 2019 के लोकसभा चुनावों की तरह परिवार के सदस्य ही आमने सामने होंगे, इसे लेकर शिवपाल यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी बीजेपी गठबंधन में निषाद पार्टी और अपना दल एस शामिल हो चुका है और कुछ दूसरी पार्टियों से भी बीजेपी की बात चल रही है। तो सपा के खेमे में आरएलडी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अलावा कई छोटी पार्टियां जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस और बीएसपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, लेकिन गठबंधन सहयोगियों की तलाश जरूर दोनों दलों की ओर से हो रही है। कई पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी सहयोगी दल की तलाश में हैं। शिवपाल बीजेपी पर तो लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन दूसरी किसी पार्टी के खिलाफ अब तक उन्होंने चुप्पी ही साध रखी है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठबंधन सपा से हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हैं। अखिलेश पर दबाव बनाने के लिए शिवपाल ने यहां तक दावा कर दिया कि अगर अखिलेश ने उनकी पार्टी से गठबंधन को हरी झंडी नहीं दिखाई तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सपा की जगह उनकी पार्टी का प्रचार करेंगे। और अब शिवपाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत भी दिए हैं। शिवपाल ने कहा कि हमें जो भी करना था वह कर दिया है और अब अखिलेश की तरफ से फैसला आने वाला है, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं। चुनाव में प्रसपा एक राष्ट्रीय पार्टी और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी और चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के साथ शिवपाल की चर्चा शुरू हो चुकी है और इसके संकेत 12 अक्टूबर को ही मिल गए थे, जब शिवपाल ने मथुरा में अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा को हरी झंडी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिखाई थी। कृष्णम प्रियंका गांधी के करीबी हैं और दावा किया जा रहा है कि शिवपाल ने कृष्णम के साथ हुई मुलाकात में साफ कर दिया कि सपा से गठबंधन नहीं हुआ तो वे कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार हैं। ऐसे में सवाल है कि मुलायम सिंह यादव किस ओर जाएंगे। शिवपाल का अभी भी दावा है कि जिस ओर वे जाएंगे मुलायम भी उसी ओर होंगे और उसी गठबंधन का प्रचार करेंगे जिसका हिस्सा प्रसपा होगी। यूपी में चुनावों से पहले हलचल तेज है। सपा दूसरे दलों के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटी हुई है, तो शिवपाल यादव के दावे सपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दल बदल और गठबंधन के इस खेल में कांग्रेस ने सख्त फैसला लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि दल बदलुओं को अब बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, खासतौर पर उन दल बदलुओं को जिन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और अब वापसी की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश दिया तो गोवा में गया, लेकिन अमल पूरे देश में करने की तैयारी है। गोवा की जमीन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बागियों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि उनके लिए अब कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ये संकेत गोवा की जमीन से दिए गए, लेकिन लागू पूरे देश भर में होंगे। राहुल गांधी ने साफ किया है, जो लोग बीच राह में कांग्रेस का साथ छोड़ गए या जनता ने जिन पर भरोसा किया उनको जिताया और सत्ता के लिए ऐसे लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, अब ऐसे नेताओं को ना तो टिकट दी जाएगी और ना ही पार्टी में कोई जिम्मेदारी। राहुल ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ इस योजना को न सिर्फ साझा किया बल्कि लागू करने की भी बात कही। 2017 में गोवा में जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा थी और सरकार बनाने के नजदीक थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने दल बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और सरकार बना ली।
अब जब विधानसभा का चुनाव गोवा में नजदीक है तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जो विधायक जरूरत के वक्त कांग्रेस के साथ नहीं रहे, उनके लिए अब कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने ये बात सिर्फ गोवा के लिए नहीं कही, बल्कि पूरे देश के उन नेताओं के लिए भी कही है जो पार्टी के साथ जुड़े तो रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर करते रहते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि ये संदेश G23 नेताओं के लिए भी है, जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। अब देखना होगा कि क्या नाराज कांग्रेसी नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इस वक्त ये नेता खुलकर पार्टी की आलोचना करने से गुरेज नहीं कर रहे। गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस के अधिकांश विधायकों को अपने पाले में कर लिया था, लेकिन अब चुनावों से पहले बीजेपी गोवा में मुश्किल में दिख रही है। ये मुश्किल बंगाल में भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में 6 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं और चुनावों के बाद से ही बीजेपी छोड़ने वालों की कतार लगी हुई है। अब एक और बीजेपी नेता हैं जिन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है। विधानसभा चुनावों से पहले तो दल बदल का खेल हर राज्य में देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद ये खेल चल रहा है और चुनावों को 6 महीने भी बीत चुके हैं, लेकिन दल बदल का खेल अभी तक जारी है। दल बदल का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि दल बदलने वाले 90% नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के ही हैं और लगभग सभी नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। आज एक और बीजेपी के दिग्गज नेता ने टीएमसी का दामन थामा, लेकिन इस दल बदल के लिए जगह दिल्ली या कोलकाता नहीं बल्कि अगरतला चुनी गई। दरअसल बंगाल बीजेपी के नेता राजीव बनर्जी टीएमसी में शामिल हो गए। अगरतला में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने राजीव बनर्जी को टीएमसी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राजीव बनर्जी ने कहा कि मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर गलती की थी। फिर से पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का धन्यवाद देता हूं। अब मैं फिर से पार्टी के अंदर सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। ममता बनर्जी मदर इंडिया हैं, जबकि बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है। राजीव बनर्जी पहले टीएमसी में ही थे और ममता बनर्जी की पिछली सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन चुनावों से पहले ही वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। टीएमसी ने बंगाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। सांसद, विधायक, नेता लगातार पार्टी छोड़ टीएमसी में जा रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में भी बीजेपी की केंद्र सरकार मुश्किल में दिख रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक कृषि कानून वापस लेने की हिदायत देते हुए सख्त चेतावनी दी है। पिछले करीब 11 महीनों से किसान अपना घर छोड़कर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। उल्टा पुलिस का डर दिखाकर बॉर्डर को खाली करवाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अन्नदाता भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज सरकार को खुली चुनौती दी है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे टिकैत ने कहा कि दिवाली यहीं मनेगी, यहीं दिए जलेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं, हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। संसद में गल्ला मंडी लगेगी, सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है और पार्लियामेंट भी। टिकैत ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 26 नवंबर तक का सरकार को समय दिया है, नहीं तो हम भी अपने टेंट रिपेयरिंग का काम करवाएंगे। 6 महीने की और तैयारी करेंगे, वापस जाकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि काले कानून मुर्दा हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। राकेश टिकैत ने सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवाया, राजस्थान में जाट नॉन जाट करवाया, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा कराया, हरियाणा में चौटाला परिवार तोड़ा, बिहार में लालू परिवार को तोड़वाया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार तोड़वाया। अगर आरएसएस का एक आदमी कहीं घुस जाता है तो परिवार तोड़ देता है, लेकिन वो अब किसानों को नहीं तोड़ पाएंगे। टिकैत की इस हुंकार से साफ है कि किसान अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। अब देखना होगा कि ये आंदोलन क्या नया मोड़ लेता है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत की खराब स्थिति पर। 7 साल के मोदी राज में देश ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मोदी राज में भारत ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड बनाया, तो अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ी गिरावट मोदी शासनकाल में ही आई है। और अब ब्रिक्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि कई और मोर्चों पर पिछले 7 साल में भारत की हालत खस्ता हुई है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के गठबंधन ब्रिक्स की एक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। ब्रिक्स रिपोर्ट बताती है कि भारत कई मामलों में सबसे पीछे है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के मामले में भारत ब्रिक्स देशों में सबसे निचले स्थान पर है। रिपोर्ट में
बताया गया कि 2020 में भारत ने अपने जीडीपी का 3.5% सार्वजनिक व्यय शिक्षा पर खर्च किया। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी जीडीपी का 6.9% शिक्षा पर खर्च किया और वो इस मामले में ब्रिक्स देशों में शीर्ष पर है। इसके अलावा चीन ने 4.1%, ब्राजील ने 6.2% और रूस ने अपनी जीडीपी का 4% शिक्षा पर खर्च किया। इसके अलावा भारत सामाजिक और आर्थिक मापदंडों के अलावा स्वास्थ्य के मामले में भी ब्रिक्स देशों में सबसे पीछे है। कोरोना काल में तो पहले भी भारत की दयनीय तस्वीर देखने को मिल चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में देश के प्रति 1000 व्यक्तियों पर अस्पताल के बिस्तर के आंकड़े भी चिंता जताने वाले हैं। भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 0.61 बिस्तर हैं। वहीं रूस प्रति 1000 व्यक्तियों पर 8 बिस्तर के साथ शीर्ष पर है। इसी तरह भारत सड़क अवसंरचना की उपलब्धता के मामले में भी सबसे पीछे है। भारत 3,13,000 किलोमीटर राजमार्गों के साथ सबसे नीचे है। वहीं चीन 51,58,000 किलोमीटर राजमार्गों के साथ शीर्ष पर। भारत ने 1,945 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति जीडीपी में कम स्कोर किया है। दूसरी ओर चीन 10,438 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ शीर्ष पर था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।